माँ, आप कितना काम करती हैं, देखिए ना, अब खाना भी बना रही हैं। लाइए मुझे दे दीजिए, मैं रोटियां पका दूंगी। कोई बात नहीं, मैं रात में बैठकर आराम से पढ़ाई कर लूंगी। दे मैं रोटियां पका दूं। अरे नहीं नेहा बेटा, बस तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मैं नहीं चाहती जैसी गुर्बत की जिंदगी मैं गुजार रही हूँ, मेरी बेटी भी ऐसी ही गुर्बत की जिंदगी गुजारे। तू मन लगा कर पढ़ाई कर और एक दिन बहुत अच्छी जिंदगी गुजारना। मैं रोटियां बस अभी पका दूंगी। नेहा लालटेन की रोशनी में बैठी पढ़ाई कर रही थी और उसकी माँ तुलसी लालटेन की रोशनी में ही खाना पका रही थी, क्योंकि ये एक गरीब परिवार है और इनके पास बिजली नहीं है। इतने में बेटा भी आ जाता है काम से, फिर सभी मिलकर लालटेन की रोशनी में ही खाना खाते हैं। गर्मियों के दिन थे। अब कुछ दिन बाद तुलसी के बेटे सूरज की शादी एक गरीब घर की लड़की से ही हो जाती है, जहाँ तुलसी अपनी बहू का स्वागत करती है। आओ आओ राधिका बहू, तुम्हारा स्वागत है यहाँ। आओ, ये तुम्हारा छोटा सा ससुराल है। यहाँ नदी बहुत खूबसूरत है। देखो कितनी अच्छी हवाएं भी चल रही हैं और कितना अच्छा नदी का पानी है। आओ जल्दी से अंदर चले। राधिका बेटी, तुम बहुत थक गई होगी, जाओ पहले अपना लहंगा चेंज कर लो और एक हल्की फुल्की सी साड़ी पहन लो। मुझे पता है तुम्हें गर्मी लग रही है, इसलिए चेंज कर लो। और नेहा बेटी जाओ, ज़रा जल्दी से, शाम होने से पहले पहले सारे काम निपटा लो। भाभी आ गई हैं, उनके खाने का इंतज़ाम भी अंधेरा होने से पहले पहले कर लो। चलो जाओ जल्दी से, भाभी लहंगा चेंज कर ले, हम बाहर बैठे हैं। बड़ी अजीब सी बात है, अभी अभी मैं शादी करके घर आई हूँ, अभी मेरी मुंह दिखाई नहीं हुई, कोई रस्म नहीं हुई और सासू माँ मुझे लहंगा चेंज करने के लिए कह रही हैं। थोड़ी सी देर भी तैयार होकर नहीं बैठने दे रही। पता नहीं क्या बात है। राधिका को सास की बातें बहुत अजीब लगती हैं। फिर कुछ ही देर में वो लहंगा चेंज करके बाहर आके खड़ी होती है सासू माँ के पास। आओ आओ राधिका बहू, यहाँ पर बैठ जाओ। देखो नदी से कितना अच्छा पानी का शोर है, आवाज़ आ रही है और कितनी ठंडी हवाएं यहाँ नदी से चल रही हैं। आओ, तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। जी माँ जी, यहाँ नदी होने की वजह से काफ़ी ठंडी हवाएं हैं और पानी की आवाज़ भी अच्छी लग रही है। अंदर पंखा भी बंद था तो गर्मी अंदर बहुत ज़्यादा लग रही थी मुझे। अरे बहू, हमारे घर बिजली ही नहीं है तो पंखा कहाँ से लगेगा। बस कुछ हालात ऐसे हो गए कि हम बिल नहीं भर सके और हमारी बिजली कट गई। काफ़ी टाइम से हम ऐसे ही रहते हैं, इसलिए यहाँ बाहर नदी के पास बैठ जाते हैं ताकि गर्मी में थोड़ी राहत मिले। यहाँ ठंडी हवाएं हैं, नदी से पानी देखते हैं तो सुकून मिलता है और रात में हम लालटेन जला लेते हैं। सासू माँ की ये सारी बातें सुनकर अब राधिका को बहुत जोर का धक्का लगता है कि उसके ससुराल में तो बिजली ही नहीं। खैर, अब वो कर भी क्या सकती थी, इसलिए वो अपनी पहली रसोई की रस्म लालटेन में बैठकर ही करती है और सारा परिवार फिर लालटेन की रोशनी में ही रात को खाना खाता है। और रात जब होती है तो नदी किनारे सोने के लिए आते हैं। राधिका को नींद नहीं आती, लेकिन बहुत मुश्किल से वो जैसे कैसे करके रात में वहाँ सो जाती है और अब ऐसे ही वहाँ रहती है। अब राधिका अपने ससुराल में सारे कामकाज संभाल लेती है, घर की सफाई करना, कपड़े धोना, नदी के पास जाकर वो कपड़े धोती है। उसे अब वहाँ रहने की आदत हो जाती है धीरे धीरे, इसलिए बस वो अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी ऐसे ही गुजारती है। नंद के साथ नदी किनारे बैठकर बर्तन धोती है।
नेहा, इस वक्त कुछ बेहतर महसूस होता है। इस वक्त ज़्यादा गर्मी नहीं लगती, लेकिन रात में बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। अब तो दिन ब दिन गर्मी होती जा रही है। चलो अच्छा नेहा, बर्तन काफ़ी ज़्यादा धुल गए हैं। अब बाकी के जो बर्तन हैं वो मैं धो लूँगी। जाओ तुम अंदर जाकर पढ़ाई करो, मैं खाना पकाती हूँ। तुम्हारे भैया आए तो हम खाना खाएंगे। फिर पूरा परिवार नदी किनारे बैठकर ही खाना खाता है। अब ऐसे ही राधिका के दिन गुजर रहे थे और यूं ही कुछ टाइम गुजर जाता है और धीरे धीरे गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगती है। राधिका अब नदी किनारे बाहर बैठकर खाना पकाती है, फिर भी उसके पसीने बहुत निकलते हैं। सास आकर जब ये सब देखती है तो अरे राधिका बहू, तुम नदी के पास खाना पका रही हो, फिर भी तुम्हें इतना पसीना आ रहा है। आज तो गर्मी कुछ ज्यादा ही तेज है। देखो सूरज कैसे सर पर आ खड़ा है आज। माँ जी, जून का महीना है, गर्मी तो ऐसे ही तेज़ होगी। अब क्या करूँ, घर में भी पंखा नहीं है, ना कोई लाइट है। बाहर भी इस तपती दोपहर में बैठकर खाना पकाना पड़ता है। अच्छा चले, शाम होने वाली है, बस अंदर चलते हैं अभी। फिर रात को सारा परिवार जब खाना खाने के लिए बैठता है तो सभी पसीने से बेहाल होते हैं। नेहा बेटी, आओ पढ़ाई बाद में कर लेना, आके पहले खाना खा लो। खाना ठंडा हो रहा है, गर्मी इतनी तेज है, बार बार चूल्हे के आके जाके कौन गरम करेगा खाना। माँ, कैसे खाना खाऊं? देखिए ना, हाथ पंखे से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब तो गर्मी दिन ब दिन कितनी ज़्यादा हो गई है। माँ, हम आगे गर्मियाँ कैसे गुजारेंगे पंखे और लाइट के बगैर? सूरज जी, गर्मी सच में बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं सोच रही थी मैं भी काम कर लूँ, फिर हम सोलर प्लेट्स ले आएंगे। उससे हमें बिजली का बिल भी नहीं देना होगा और इस गर्मी में भी राहत होगी। आप प्लीज़ मुझे इजाज़त दे दें काम करने की, ताकि घर खर्च भी आराम से चले और हम सोलर प्लेट्स भी ला सकें। बहू ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगी। इस तरह हम कुछ पैसे जोड़ लेंगे और सोलर प्लेट्स ले आएंगे। हमें बिल भी नहीं देना पड़ेगा और बिजली भी घर आ जाएगी अब। माँ राधिका, आप लोगों ने अगर काम करने का मन बना ही लिया है तो ठीक है। हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। मैं भी ओवर टाइम लगाऊंगा खेतों में, जिससे ज्यादा दिहाड़ी मिल सके। फिर हम बहुत जल्द सोलर प्लेट्स ले आएंगे ताकि हमारे घर भी बिजली आ सके। इस तरह सूरज भी खेतों में ज़्यादा वक्त काम करने लगता है ताकि उसे ज़्यादा दिहाड़ी मिल सके और राधिका और उसकी सास दोनों मिलकर एक घर में काम साफ सफाई का करती हैं, जिससे कि अब तीनों की बहुत अच्छी कमाई हो जाती है और पैसे उनको काफ़ी मिल जाते हैं। इस तरह राधिका अपने पति के साथ मिलकर कुछ सोलर प्लेट्स ले आती है और अपने घर के बाहर लगवा देते हैं। माँ जी देखिए, 150 वाट के ये पैनल है। इससे हम आराम से 9 से 12 वाट का एक बल्ब लगा सकते हैं और कम वाट का अगर पंखा हो तो वो भी चला सकते हैं घर में। बहुत जल्द हम इसकी किस्तें देने के बाद हम एक बैटरी ले आएंगे, जिससे कि हम कुछ बिजली को महफूज कर सकें, जो कि हम ज़्यादा इस्तेमाल करें। अभी बस ये 150 वाट के पैनल हैं, तो हमें बहुत ध्यान से बिजली इस्तेमाल करनी होगी। अब राधिका की समझबूझ से उनके घर में सोलर प्लेट्स किस्तों में आ जाती है, जिससे कि उनके घर में एक पंखा और एक बल्ब लग जाता है और अब रात में भी उनके घर में रोशनी और ठंडक पंखे से होती है, जिससे नेहा भी आराम से पढ़ाई करती है और सब हंसी खुशी रहते हैं गर्मी में भी। सच में जो स्वाद गांव के देसी खानों में है वो स्वाद भला शहर के खानों में कहाँ। लेकिन बस
अब हम ये खाने और इस घर में नहीं खाएंगे। ठीक कहा आपने सुनीता बहन। अब तो मेरी बेटी ब्याह कर बहुत जल्द आपके घर जाने वाली है। सुनीता और महेश शहर के रहने वाला एक अमीर परिवार था और वो अपनी बचपन की इस गरीब सहेली के घर उसकी बेटी राधा का रिश्ता मांगने के लिए आते हैं। उसके सर पर चुन्नी चढ़ाकर देखा देखी की रस्म को पूरा करते हैं और दूसरी तरफ महेश और सुनीता का छोटा बेटा राहुल, हम कब तक ऐसे मिलते रहेंगे? बस अब देखो मेरी पढ़ाई भी ख़त्म हो गई, जॉब भी मैंने कर ली। अब तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों को अब शादी कर लेनी चाहिए? बात तो तुम्हारी ठीक है। हमारी शादी की उम्र भी हो गई है, मेरा बिजनेस भी काफी अच्छा सेट हो गया है। चलो अच्छा, मैं मॉम डैड से बात करता हूँ। राहुल की जिंदगी में ये सब चल रहा था तो दूसरी तरफ सुनीता और महेश गांव से जब शहर आते हैं अपने घर में तो बड़े बेटे से शादी की बात करते हैं। किशन, मैं तुम्हारी शादी तय कर आई हूँ। बहुत जल्द तुम्हारी शादी मेरी बचपन की सहेली की बेटी से होगी। तुम्हारा ब्याह भी बस जल्दी हो जाएगा। माँ, मेरी शादी तो आप तय कर आई है, लेकिन मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मेरी और छोटे की शादी एक साथ हो। तो छोटे, क्या ख्याल है, तुम्हारी भी शादी कर दें? अगर तुम्हारी नज़र में कोई लड़की है तो तुम हमें बता दो। वो किशन भैया और मॉम डैड, लड़की तो है, वो मेरे साथ कॉलेज में थी और मेरे साथ ऑफिस में भी काम करती है। आप शायद उसे जानते हैं, निशा नाम है, बहुत अच्छी लड़की है मॉम वो। अच्छा अच्छा, तुम निशा बेटी की बात कर रहे हो। हाँ, हम तो मिल चुके हैं उससे। बड़ी प्यारी बच्ची है। चलो हम जल्दी उनके घर भी जाकर रिश्ता ले जाएंगे। अब जल्द ही सुनीता और महेश अपने छोटे बेटे राहुल का रिश्ता निशा के घर लेकर जाते हैं और देखा देखी की रस्म करने के बाद अब बहुत जल्द दोनों बेटों की शादी एक ही मंडप में हो जाती है और दोनों सुनीता की बहुएं घर आ जाती हैं। आओ आओ मेरी शहरी और गांव की बहू, दोनों का स्वागत है इस घर में। तुम दोनों थक गई होगी, जाओ अपने कमरों में आराम करो, कल पहली रसोई की रस्म है। अब अगला दिन चढ़ता है और राधा एक अच्छी बहू की तरह साड़ी, गहने और सर पर पल्लू रखकर किचन में सुबह सुबह आती है। अरे, माँ जी ने तो यहाँ सारा राशन रखवा दिया है। चलो अच्छा है, मैं सुबह सुबह जल्दी ही उठ गई। लेकिन क्या बनाऊँ? माँ जी और पिताजी को मेरा देसी खाना बहुत पसंद है, वही बनाती हूँ। एक तरफ राधा अब अपने देसी पकवान बनाती है तो दूसरी तरफ निशा आराम से सोकर उठती है। ओह, कितनी अच्छी नींद आई। आज ससुराल में मेरा पहला दिन है। चलो अब जल्दी से नहा धोकर चली जाती हूँ, पहली रसोई की रस्म भी करनी है। कुछ अच्छा सा फास्ट फूड बना दूंगी। फिर निशा नहा धोकर एक सुंदर गाउन पहनकर, जो मॉडर्न ड्रेस था, और ऐसे ही किचन में चली जाती है जहाँ जेठानी खड़ी अपने देसी पकवान बना रही थी। गुड मॉर्निंग जेठानी जी, आप तो जल्दी ही उठ गई हैं और इतना सारा खाना भी बना लिया। ओ माय गॉड, ये सब तो देसी खाने हैं, मुझे तो बनाने नहीं आते, ना पसंद है। मैं कुछ हल्का फुल्का ही बनाऊंगी। देवरानी जी, माँ जी और पिताजी को मेरे हाथ के देसी पकवान बहुत पसंद है, इसलिए मैंने सोचा मैं अपनी पहली रसोई की रस्म में अपने देसी पकवान बनाऊं। ओके, बट मैं तो ये सब नहीं बनाऊंगी, मैं तो इंस्टेंट फूड बनाऊंगी।
जो कि हल्का फुल्का भी होता है। मैं शहरी हूँ ना, तो शहरी खाने पसंद करती हूँ और मुझे वही सब बनाना आता है। देवरानी जेठानी में इतनी बात होती है, उसके बाद दोनों अपने अपने शहरी और देसी पकवान बनाती है। कुछ ही देर में दोनों शहरी और गांव की बहू अपने अपने शहरी और देसी पकवान लाकर टेबल पर सजा देती है। अरे वाह वाह, मेरी दोनों बहुओं ने तो पूरा टेबल खाने से भर दिया। देसी बहू ने देसी पकवान और शहरी बहू ने अपने शहरी पकवान बनाए। दोनों बहुत अच्छे हैं। हाँ बहुओं, लेकिन तुम्हारी सास तो देसी पकवान ज्यादा खाएगी और मैं शहरी, क्योंकि मैं शहर से हूं ना, तो जरा अपनी फिटनेस का ख्याल रखता हूँ। इसीलिए देखो, अभी तक तुम्हारी सास से ज्यादा यंग नजर आता हूँ। तो मैं तो छोटी बहू तुम्हारे पकवान बहुत शौक से खाऊंगा ब्रेकफास्ट में, क्योंकि ब्रेकफास्ट में मुझे कुछ हल्का फुल्का खाना पसंद है। इस तरह घर में दोनों बहुओं की पहली रसोई की रस्म होती है, जिससे सब बहुत खुश होते हैं। अब शाम का वक्त होता है तो बहुत अच्छी बारिश होती है। अरे सुनीता जी, देखिए ना कितनी अच्छी बारिश हो रही है। कोई हल्का फुल्का स्नैक हो जाए। बहुओं को जरा आवाज दो, बना के दे दे। हाँ हाँ, अभी बुलाती हूँ। शुक्र है मेरी जान तो छूटी, नहीं तो जब भी बारिश का मौसम होता था आप मुझी को बस तंग करते थे। अब बहुओं को करो तंग। बहू, अरे ओ छोटी बहू, बड़ी बहू, कहाँ हो? जल्दी से यहाँ आओ। अब सास की आवाज़ देने पर छोटी बहू और बड़ी बहू दोनों वहाँ उनकी बात सुनने के लिए आती हैं। बहुओं, देखो कितनी अच्छी बारिश हो रही है। छोटी बहू, जाओ तुम अपने ससुर के लिए कोई हल्के फुल्के स्नैक्स बना दो। और बड़ी बहू, तुम चाय बहुत अच्छी बनाती हो, जाके तुम चाय बना दो। बस इतनी सी बात मम्मी जी। मैं अभी इंस्टेंट कॉफ़ी भी बनाती हूँ। कॉफ़ी मशीन से झटपट कॉफ़ी भी बन जाएगी। जेठानी जी चाय भी बना देंगी और एयर फ्रायर में मैं जल्दी जल्दी कोई अच्छे से स्नैक्स बनाती हूँ। अब दोनों बहुएं चली जाती हैं और इधर सास और ससुर मज़े से बैठकर बारिश एंजॉय करते हैं। तो जेठानी चाय बनाती है और एयर फ्रायर और कॉफ़ी मशीन में देवरानी जल्दी से अच्छे से स्नैक्स और कॉफ़ी बना कर लाती है। सब मिल बैठकर बारिश का मज़ा लेते हैं और बारिश में चाय, कॉफ़ी और स्नैक्स को एंजॉय करते हैं। अरे वाह बहू, इतने अच्छे स्नैक्स बनाए हैं तुमने। हाँ रानी जी, आपने ये स्नैक्स इतनी जल्दी बना लिए और ये सच में बहुत अच्छे हैं। इस बारिश के मौसम में ऐसा हल्का फुल्का खाना बहुत अच्छा लग रहा है। शाम की चाय और बारिश का मज़ा लेने के बाद अब रात का समय आता है, जहाँ जेठानी खाने के समय अपने देसी पकवान बनाती है, जिसमें उसे काफ़ी समय लगता है, क्योंकि वो बहुत मन से और अच्छे से अपने देसी पकवान बनाकर टेबल पर लगाती है। ओहो जेठानी जी, ये सब क्या है? ये कैसे आपने इतने सारे देसी पकवान ऑयली से बना दिए? ये तो मुझे पसंद नहीं, मैं नहीं खा सकती। आप कुछ हल्का फुल्का बना लेती। इतना सारा ऑयली और देसी खाना सब बना दिया है। निशा बहू, लेकिन खाने के समय पर तो यही सब खाया जाता है। तुम्हारे पकवान, शहरी पकवान, वो तो कुछ लोग नाश्ते में पसंद करते हैं, जिन्हें हल्का फुल्का नाश्ता करना पसंद हो और स्नैक टाइम में अच्छे लगते हैं। लेकिन बेटा, खाने के समय पर तो यही चीज़ें खाई जाती हैं और बड़ी बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है और पेट भी इन्हीं से भरता है और इन्हीं से शरीर को ताकत मिलती है। तुम अगर पास्ता नूडल्स बनाओ तो क्या पेट भरेगा? नहीं मम्मी जी, आपने ठीक कहा।
पास्ता नूडल्स मैं अक्सर खाकर सोती थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन क्या करूँ, हॉस्टल में रही हूँ या ऑफ़िस में जॉब की, तो बस बाहर ज़्यादा समय रही, तो खाना कभी बनाना सीखा ही नहीं और बाहर का खाना खाकर ही पेट भर लेती थी। मगर जेठानी जी, आपके खाने अच्छे हैं। मैंने सुबह थोड़ा-सा चखा था। आपके हाथ में बहुत स्वाद है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा मतलब आपके खाने की बुराई करना नहीं था, लेकिन मुझे सच में आपके खाने अच्छे लगते हैं। क्या आप मुझे अपने जैसे खाने बनाने सिखा देंगी? मुझे भी सीखना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं देवरानी जी, मैं आपको ये सब खाने बनाने सिखा दूंगी। बस फिर क्या था, घर में सभी को शहरी और देसी पकवान अच्छे तो लगते हैं, लेकिन अब देवरानी अपनी जेठानी से देसी पकवान बनाना सीखती है और दोनों बहनों की तरह एक ही रसोई में हंसी खुशी खाना बनाती हैं और सब हमेशा खुश रहते हैं। प्राची, ओ प्राची, किधर रह गई है? जल्दी आ। हर वक्त सहेली के घर रहती है, जल्दी आ इधर। तुलसी की बेटी प्राची अंकिता की बहुत अच्छी सहेली थी, इसलिए दोनों सहेलियां हर वक्त एक साथ रहती थी। प्राची, हर वक्त तू बस अंकिता के साथ ही रहती है, घर का कोई काम भी कर लिया कर। चला, मैं काम से भी आ गई और तूने अभी तक खाना भी नहीं बनाया, चल अब घर मेरे साथ। तुलसी इतनी बात करती है, फिर अंकिता चुपचाप खड़ी देखती रहती है और प्राची अपनी माँ के साथ घर चली जाती है। माँ, थोड़ा सा तो ख्याल कर लेती, अंकिता को कितना बुरा लग रहा होगा ना। आप उसके सामने ही शुरू होगी, कुछ सोच समझ के बोला करो। बस कर, तू मुझे मत बता कि मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तू वहाँ क्यों जाती है। और चुप करके घर के काम किया कर। मैं कोठी से सारा काम करके आ गई और तूने खाना तक नहीं बनाया। मुझे भूख लगी, जल्दी से खाना बना दे जाके। माँ की डांट खाने के बाद प्राची चुपचाप घर में ही चूल्हा रख के खाना पकाती है। फिर दोनों माँ बेटी जब खाने पर बैठती हैं तब, प्राची मेरी बात सुन, आज मालकिन ने मुझे थोड़े से पैसे दिए थे, तो चला मेकअप का कुछ सामान ले ले। माँ, इतना सारा सामान तो मेरे पास पड़ा है, अभी पहले ही कुछ ही टाइम आपने दिलवाया था, अब फिर से नया सामान लेना है। माँ, बस बहुत ज़्यादा मेकअप है ना मेरे पास, और क्या करूँगी। नहीं नहीं, तू चल मेरे साथ, पैसे हाथ से लग जाएंगे। थोड़ा सा और सामान ले ले और हर वक्त तैयार रहा कर, इस तरह तू सुंदर दिखेगी और एक दिन देखना तेरे लिए बहुत बड़े घर से रिश्ता आएगा। मैं चाहती हूँ तू बहुत बड़े घर में जाए। प्राची एक गरीब घर से थी, लेकिन उसकी माँ उसे हर वक्त तैयार रखती ताकि वो सुंदर दिखे और उसका एक दिन बड़े घर से रिश्ता आए। इसलिए उसकी माँ तुलसी हर वक्त उसे कभी ना कभी कोई ना कोई अच्छे से मेकअप के प्रोडक्ट्स लेकर देती। अभी भी दोनों माँ बेटी मेकअप प्रोडक्ट्स लेकर आए और अगला दिन जब चढ़ता है तो, अच्छा प्राची, मैं कोठी पर जा रही हूँ, मालकिन इंतज़ार कर रही होगी। तू घर का काम कर लेना और फिर अंकिता के साथ जाके कुछ सब्ज़ी ले आना। सब्ज़ी घर में ख़त्म हो गई है तो जाके ले आना। तुलसी इतनी बात कहती है, फिर काम करने के लिए चली जाती है। तुलसी लोगों के घरों में काम करती है और इधर प्राची अपनी सहेली अंकिता को बुलाती है। अंकिता, चला ना, माँ ने कल बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स लेकर दिए हैं, आजा तुझे दिखाती हूँ। और फिर सब्ज़ी लेने के लिए बाज़ार भी जाना है, चला घर बंद करके आ जा। अच्छा अच्छा, मेरी सुंदर सी सहेली ने और मेकअप प्रोडक्ट्स लाए हैं, चल अच्छा, चल के दोनों देखते हैं।
अरे वाह प्राची, क्या मेकअप प्रोडक्ट्स लिए हैं तेरी माँ ने। वाह, ये तो ज़रूर किसी महंगी शॉप से लिए होंगे। बहुत ज़बरदस्त है। अब तो तू ये सब लगाकर और सुंदर दिखेगी मेरी प्यारी सहेली। बस कर अंकिता, तू भी माँ की जैसी बातें करती है। माँ कहती है हर वक्त तैयार रहो और अच्छी लगोगी तो बड़े घर का रिश्ता आएगा। लेकिन माँ मेरे दिल की बात को समझती ही नहीं, हालांकि वो जानती है। खैर चल, अब सब्जी लेने चलते हैं। फिर दोनों सहेलियाँ इतनी बात कहने के बाद बाजार सब्जी लेने चली जाती है। अंकिता और प्राची जब बाजार सब्जी लेने के लिए जाती है तो वो सब्जी लेती है, मगर उनके पास एक अमीर औरत अपनी बड़ी सी गाड़ी के साथ खड़ी होती है, जो चुप करके प्राची को देखती है और एकटक देखती ही रहती है। वो उसकी सुंदरता में इतनी खो जाती है, लेकिन पास से ही जब प्राची गुजर जाती है तो अरे, ये लड़की कौन है, कितनी सुंदर है। चलो इसका पीछा करती हूँ, देखती हूँ ये कौन है। वो अमीर औरत फिर अपनी बड़ी गाड़ी में बैठती है और वहाँ से चली जाती है अपनी गाड़ी में और जाके प्राची के घर के पास अपनी गाड़ी रोकती है। अच्छा, तो ये इस गरीब घर की लड़की है, चलो देखती हूँ अंदर। वो अमीर औरत फिर प्राची के छोटे से घर के अंदर चली जाती है और जब वो अंदर जाती है तो अरे आइए आइए बहन, आप कौन है? आपको कोई काम था? आइए बैठिए, ये मेरी बेटी प्राची है। प्राची, देखो कोई आंटी आई हैं, शायद कोई काम होगा, इन्हें बिठाओ और इनके लिए चाय पानी का इंतज़ाम करो। अरे नहीं नहीं, चाय पानी नहीं, मैं दरअसल घुमा फिरा के तो बात नहीं करूँगी। असल में मुझे आपकी बेटी बाज़ार में सब्ज़ी ख़रीदते हुए नज़र आई, बहुत सुंदर है, तो मैं सोच में पड़ गई कि इसका रिश्ता अपने बेटे के लिए मांग लूँ। तो चाय पानी मैं फिर आकर पी लूँगी। क्या सच में आप मेरी सुंदर बेटी का रिश्ता मांगने आई हैं? अच्छा चलिए बहन, अभी तो हम आपको नहीं जानते हैं, एक दो मुलाकातें करते हैं, आप अपने परिवार को लेकर आए, फिर हम आपका परिवार देंगे, फिर कुछ बात होगी। ठीक है, आप मेरा नंबर रख लीजिए, मैं बहुत जल्द आपको अपने घर बुला लूँगी। फिर आप एक बार हम लोगों में उठिए बैठिए, हमारा घर देखिए, तभी कुछ फैसला करें। इतना कहने के बाद वो अमीर औरत वहाँ से चली जाती है, लेकिन प्राची अब उदास खड़ी सब कुछ देख रही थी, मगर माँ बहुत खुश थी। हाय, मेरी बेटी के तो नसीब जागे, देखा, इसीलिए मैं तुझे कहती थी कि हर वक्त तैयार रहा कर। देखा, तेरी सुंदरता की वजह से ही इतने बड़े अमीर घर से तेरा रिश्ता बैठे बिठाए आया। वो औरत दरअसल राजेश्वरी थी, जो बहुत ही अमीर से थी, और जब वो अपने अमीर परिवार में आकर रिश्ते की बात बताती है तब सुनील बेटा, तुम्हारा रिश्ता मैं देख आई हूँ, लड़की गरीब परिवार से है लेकिन वो बहुत सुंदर है। क्या मॉम, आपने एक गरीब घर की लड़की को मेरी देवरानी बनाने का सोचा है, सिर्फ उसकी सुंदरता देखकर? खैर चलिए, बुला लीजिए, देखते हैं कैसे लोग हैं, आप उनको कॉल करके खाने पे इनवाइट कर लें। राजेश्वरी फिर कॉल करके तुलसी को बुला तो लेती है और दोनों माँ बेटी उनके बड़े से बंगले की तरफ एक मामूली ड्रेस पहन कर आती हैं। और दोनों माँ बेटी जब घर के अंदर आती हैं तो एकटक उनके बड़े घर के शीशे जैसे महल को इधर उधर देखती हैं, तो इतनी ही देर में राजेश्वरी भी वहाँ पर आती है, जो कि बहुत ही हाई ब्रांडेड और अच्छा लिबास पहने होती है।
अरे तुलसी बहन और प्राची, आप लोग आगे आइए आइए। आप यकीनन हमारे इस बड़े से महल को देख रही होंगी। आपका घर तो बहुत छोटा सा है, लेकिन हमारा ये महल बहुत बड़ा है, इसलिए आपको कुछ अजीब लग रहा होगा। खैर आइए बैठ जाएं। तुलसी और प्राची को राजेश्वरी की बातें बहुत अजीब लगती हैं, लेकिन वो चुपचाप बैठ जाती हैं। इतनी ही देर में राजेश्वरी की बड़ी बहू और बेटी वहां आती है, जिन्होंने बहुत मॉडर्न ड्रेस पहने होते हैं। हाय एवरीबॉडी। अच्छा तो मॉम, ये है वो गरीब लड़की। हाँ, इनका लिबास ही बता रहा है कि ये कैसे मिडिल क्लास लोग हैं। खैर, हमारे घर में जब ये आ जाएगी तो हम अपने जैसी ड्रेसिंग करेंगे। हाय प्राची, मैं तुम्हारी होने वाली जेठानी हूँ और ये तुम्हारी नंद है। चलो आओ हम तुम्हें घर दिखाएं। प्राची अपनी जेठानी निशा और नंद नेहा के साथ चली जाती है। यहाँ पर तुलसी बैठी राजेश्वरी के साथ बात कर रही थी कि इतनी देर में राजेश्वरी का बेटा वहाँ पर आ जाता है। अरे बेटा, आ गए तुम, सही मौके पर आए हो। ये देखो, ये है तुलसी, वो ही गरीब औरत जिनका मैंने तुम्हें बताया था कि इनकी एक सुंदर सी बेटी है, तुम्हारे लिए देखी है। देखो, मैंने आज इन्हें घर पर बुला लिया। ओह मॉम, मैं बहुत थका हुआ हूँ तो अभी कुछ देर रूम में रेस्ट करूँगा। आपके मेहमान हैं, आप थोड़ी देर इनको खुद ही अटेंड कर लें। राजेश्वरी का घमंडी बेटा वहां से चुपचाप चला जाता है और तुलसी से कोई बात तक नहीं करता। तुलसी को ये सब बातें बहुत अजीब लग रही थी, मगर वो चुप करके फिर भी वहां बैठी रहती है। अरे ये कैसा लड़का है, इसने तो मुझसे सलाम दुआ तक नहीं किया, और ये लोग हर बात में गरीबी की बातें कर रहे हैं। पता नहीं मैं क्या सोच रही हूँ। अब जहाँ एक तरफ तुलसी राजेश्वरी की बातों से परेशान थी, तो दूसरी तरफ प्राची का भी कुछ ऐसा ही हाल था। अरे प्राची, तुम इन चीज़ों को मैं समझ सकती हूँ, बहुत गौर से देख रही हो, क्योंकि ये सब तो ब्रांडेड सामान है और तुमने तो कभी देखा भी नहीं होगा। चलो कोई नहीं, हमारे घर आओगे तो आराम से यूज़ कर लेना। हर जगह पर गरीबी के ताने ही उस अमीर घर में तुलसी और प्राची को सुनने को मिलते, और ऐसे ही खाने के टेबल पर भी। अरे आंटी जी, खाइए ना, देखिए कितने बढ़िया खाने हमने आपके लिए बनवाए हैं। आई नो, आप तो गरीब लोग हैं, आपने ये सब कभी इतना खाया नहीं होगा, तो देखा भी नहीं होगा, लेकिन हमारे घर आपको ये सब मिलेगा और आपका जब दिल चाहे आप आ सकती हैं। शादी के बाद भी प्राची, तुम अपनी माँ को कभी कभी बुला लेना, इस बहाने तुम्हारी माँ कुछ ना कुछ तो अच्छा खाती ही रहेंगी। अपनी गुर्बत का यूं मजाक बनते देखकर घर जब प्राची आती है तो अपनी माँ के साथ लड़ने झगड़ने लगती है। माँ, इस घर में आपने मेरा रिश्ता तय किया, यहाँ पर तो एक दिन हम मिलेंगे और हमारी गुर्बत का मजाक उड़ाया गया। मैं वहाँ पर जाऊंगी तो पता नहीं मेरा क्या हाल होगा। आपका क्या है, आप यहाँ रहेंगी, सिर्फ मुझे वहाँ ताने हर वक्त सुनने पड़ेंगे। माँ से लड़ती हुई प्राची फिर बाद में अपनी सहेली के घर रोती हुई जाती है और वहाँ जाकर सारी बात उसको बताती है। अंकिता प्राची को बहुत समझाती है। देख लिया ना सूरज, तुमने अपनी खामोशी का नतीजा। माँ ने इतने अमीर घर में मेरा रिश्ता तय कर रही है, जहाँ मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन तुम कुछ मत करना। ये नहीं कि मंदिर में ही शादी करूं, तुम बस खड़े रहो चुप करके। प्राची देखो, मैं तुम्हें इज्जत से इस घर में लेकर आऊंगा, तुम फिक्र मत करो। 2 दिन बाद अंकिता की सालगिरह है, आंटी को बुलाते हैं, वो हमारे घर एक बार आएंगी, उठे बैठेंगी, हमारा माहौल देखेंगी। मुझे पूरा यकीन है वो हमें समझने की कोशिश करेंगी और फिर इस रिश्ते के लिए हाँ कर देंगी। हाँ बेटा, सूरज ठीक कहता है।
तुम्हारी माँ कभी हमारे घर नहीं आई, इसलिए हमारा प्यार खुलूस नहीं देखा। जब वो हमारा अपनापन देखेंगी तो रिश्ते के लिए ज़रूर मान जाएंगी। अंकिता बेटी, तू ऐसा कर, अपनी सालगिरह का न्योता जाके आंटी को दे आ। फिर अंकिता तुलसी के घर जाती है और उन्हें अपनी सालगिरह के लिए बुलाती है। फिर जब सालगिरह का दिन आ जाता है तो यहाँ पर सब मिलकर बातें कर रहे थे। अरे आओ आओ बहन, पहली बार हमारे घर इस तरह आई हो। आओ, आपका बहुत स्वागत है। ये छोटा सा बस हमारा घर है, ज़्यादा अमीर तो नहीं है, लेकिन फिर भी दिल बहुत बड़ा है। आइए बैठिए। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? आइए ना, बैठिए। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए, हमने सालगिरह का बहुत अच्छा इंतजाम किया है। आइए आंटी जी, बैठिए। शाबाश बेटे, तुम आकर मिले मुझसे, बहुत अच्छा लगा। यही बच्चों के संस्कार होते हैं अपने बड़ों के लिए। फिर अंकिता केक काटती है और सब बैठकर बातें करते हैं। जहाँ बहन लीजिए ना, केक खाइए। हम बस गरीब से लोग हैं, इसलिए ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते। बच्चों की खुशी के लिए बस ये थोड़ा सा इंतज़ाम किया। खीर बनाई और छोले भटूरे बना लिए, केक खा लिया। माफ़ कर दीजिए, बस गरीब हैं तो इतना ज़्यादा नहीं कर सके। लीजिए ना कुछ। हाँ हाँ बहन, मैं लेती हूँ। बस आपने अपनेपन से बुला लिया, इतना मान सम्मान दिया, तो कोई बात नहीं। बस अपनापन रिश्तों में होना चाहिए। गुर्बत की बातें ना करें, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इन सब की बातें सुनकर अब तुलसी को कहीं ना कहीं अमीर परिवार की बातें बुरी लगती है। कितने अच्छे साधारण से लोग हैं और एक वो अमीर लोग हैं। पता नहीं मैं कुछ गलती तो नहीं कर रही। तुलसी एक कश्मकश में थी, लेकिन फिर भी वो अमीर परिवार में राजेश्वरी को फ़ोन करती है और उन्हें अपने घर खाने के लिए बुलाती है। और फिर कुछ अपनी हैसियत के मुताबिक मीठे में बस खीर और हल्का फुल्का खाना बनाती है। फिर कुछ ही टाइम में वो अमीर परिवार उनके घर आता है और एक सादा सा लकड़ी का मेज़, मामूली खाना देखकर उसकी जेठानी उनकी गरीबी का यहाँ भी मजाक बनाती है। ओहो, इतना सादा सा खाना और मेज लकड़ी का छोटा सा और चरपाई। ओ माय गॉड, हाँ कहाँ हमारे घर अमीर शानदार सब खाने और बड़ी मेज, डाइनिंग टेबल। अरे निशा बेटा, तुम क्यों ऐसे फिक्र कर रही हो? कोई बात नहीं, प्राची हमारे घर आएगी तो उसे ये गरीबों वाली चीज़ें खानी नहीं पड़ेंगी और इस तरह का रहन सहन नहीं करना पड़ेगा। हम तो बस सभी एक ही बार यहाँ आए हैं, रिश्ता हो जाए फिर किसने इस गरीब घर में आना है। चलो कोई बात नहीं, एक वक्त के लिए तुम चुप करके बर्दाश्त कर लो और जैसा खाना है रूखा सूखा और चाय मामूली सी बस खा लो। अपने अमीर घर में चलोगी तो बहुत कुछ खाने को मिलेगा। उनकी इतनी घमंडी बातें सुनने के बाद अब तुलसी का सब्र का बांध टूट चुका था। बस कीजिए आप लोग, अमीर हैं तो क्या हुआ, हम गरीबों को हर वक्त ताना देंगे? रिश्ता नहीं करना तो मत कीजिए, हमने नहीं आपको घर से बुलाया था मेरी बेटी के रिश्ते के लिए। अगर इतनी ही अपनी अमीरी का घमंड है तो चले जाइए यहाँ से। इस तरह उन लोगों को वहाँ से बेइज्जत करके तुलसी भेज देती है और साथ ही ये बात समझ जाती है कि रिश्तों की अपनायत सिर्फ प्यार से है, इसलिए वो गरीब घर में अपनी बेटी का रिश्ता देती है।